नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करेंगे जहां भारत की जमीन पर दो यूरोपीय ताकतों ने अपनी दुश्मनी की मतलब पहली बिसात बिछाई। हम ये कहानी है पहले कर्नाटक युद्ध की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे यूरोप में लगी एक चिंगारी भारत में आग लगा दी बिल्कुल। और यहाँ के नवाबों, कंपनियों और सैनिकों की किस्मत एक तरह से हमेशा के लिए बदल दी। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये जो कंपनियां व्यापार करने आई थीं, आखिर एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गईं। और इस पहले टकराव के असली नतीजे क्या थे, मतलब जो सतह पर दिखाई नहीं देते। सही कहा। ये एक बेहतरीन विषय है क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी जी। ये तो आप कह सकते हैं भारत में सत्ता के समीकरण बदलने की शुरुआत थी। अच्छा। देखिए, 1740 के दशक तक कई यूरोपीय कंपनियां भारत में थीं, लेकिन धीरे धीरे मैदान खाली हो रहा था और दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ रही थी, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो ये पहला युद्ध असल में उनकी सैन्य ताकत और कूटनीतिक दांव पेच का पहला बड़ा इम्तिहान था। पहला बड़ा इम्तिहान, ये बात मुझे पसंद आई। तो चलिए इस इम्तिहान से पहले का माहौल समझते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक 17वीं सदी के अंत तक भारत में 4 बड़ी यूरोपीय ताकतें थीं। जी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। हाँ, सब यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन इनमें आपस में जबरदस्त होड़ थी। पर जब हमारी कहानी शुरू होती है तब तक 2 खिलाड़ी इस रेस से लगभग बाहर हो चुके थे। बिल्कुल। पहले थे पुर्तगाली। उनके बाहर होने की वजह तो बड़ी दिलचस्प है, थोड़ी फिल्मी भी कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से शादी कर ली। ओह, एक रॉयल वेडिंग। जी, और इस शाही शादी ने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को मतलब रिश्तेदारी में बदल दिया। तो इस शादी के बाद पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रहे। और दूसरे खिलाड़ी थे डच। वो तो एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत थे। उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे साइडलाइन हो गए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी हार मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1741 में त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। उन्होंने कोलाछिल के युद्ध में डच सेना को बहुत बुरी तरह हराया। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। बहुत बड़ी बात, क्योंकि उस समय किसी भारतीय राजा का किसी यूरोपीय ताकत को हराना मतलब लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस हार ने डच कंपनी की कमर तोड़ दी। तो उन्होंने भारत से अपना ध्यान हटा लिया? हाँ, इसके बाद उन्होंने भारत से अपना ध्यान हटाकर इंडोनेशिया और मलेशिया के जो मसाला द्वीप थे वहां अपना कारोबार जमा लिया। तो मतलब पुर्तगाली एक शादी की वजह से और डच एक हार की वजह से इस बड़ी लड़ाई से बाहर हो गए। जी। तो अब मैदान में सिर्फ 2 ही बचे थे। जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये एक दूसरे को घोर रहे थे। इनके मुख्य अड्डे कहाँ थे? क्या ये एक दूसरे के पड़ोसी थे? मतलब लड़ाई के लिए तैयार? बिल्कुल पड़ोसी ही थे। फ्रेंच के मुख्य ठिकाने पांडिचेरी और कराईकल में थे। ओके। वहीं अंग्रेजों ने 2 बड़े किले बना रखे थे। एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो आज का चेन्नैया मद्रास है। जी। और दूसरा था फोर्ट सेंट डेविड, जो कुडालोर में था। और ये सारे इलाके जिस क्षेत्र में आते थे उसे उस समय कर्नाटक कहा जाता था। अच्छा, ये आज वाला कर्नाटक नहीं है? नहीं, इसका आज के कर्नाटक राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का हिस्सा था। और यहाँ का लोकल बॉस कौन था, मतलब किसकी जमीन पर ये सब हो रहा था? उस समय कर्नाटक के नवाब थे अनवर उद्दीन। ये नाम हमने याद रखना होगा क्योंकि उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई भारत का भविष्य तय करने वाली है। ठीक है, तो मंच तैयार है। ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने हैं और नवाब अनवर उद्दीन देख रहे हैं। अब उस चिंगारी की बात करते हैं जो यूरोप में लगी थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, पूरे यूरोप में उथल पुथल मची हुई थी। 1744 में ब्रिटेन भी इस युद्ध में फ्रांस के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। अच्छा। और जैसे ही यूरोप में ये दोनों देश दुश्मन बने, भारत में उनकी व्यापारिक कंपनियां भी रातों रात एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। अब तक ये कंपनियां व्यापार के लिए लड़ती थीं, लेकिन अब वे अपने अपने देश के लिए लड़ रही थीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असल में यहीं पर भारत की भूमिका बदल रही थी। कैसे? पहली बार भारत वैश्विक व्यापार के केंद्र से हटकर यूरोपीय शतरंज की बिसात का एक मोहरा बन रहा था। मतलब अब भारत की किस्मत के फैसले दिल्ली या आरकोट में नहीं, बल्कि लंदन और पेरिस में होने वाले थे। एकदम।
और इस खेल की पहली चाल चली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1745 में उन्होंने हिंद महासागर में खड़े कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और बस यहीं से भारत में इन दोनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई छिड़ गई। जी। अब जवाब देने की बारी फ्रेंच की थी। उनके गवर्नर डुप्ले के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी और शातिर दिमाग का था। उसने इस हमले का जवाब कैसे दिया? डुप्ले सिर्फ एक गवर्नर नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। उसे समझ आ गया था कि भारत में टिके रहने के लिए सिर्फ व्यापार काफी नहीं है, सैन्य ताकत दिखानी पड़ेगी। तो उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी? बिल्कुल। लेकिन उसके पास एक मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उसने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोर्दोने से मदद मांगी, जो एक अनुभवी एडमिरल था। तो मदद आई? हाँ, ला बोर्दोने अपनी नौसेना लेकर बंगाल की खाड़ी पहुंचा और उसने आते ही ब्रिटिश जहाजों को तहस नहस कर दिया। जी, तहस नहस कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सितंबर 1746 में फ्रेंच सेना ने अंग्रेजों के सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण किले मद्रास पर धावा बोल दिया। और उसे जीत लिया? हाँ, उसे जीत लिया। कई ब्रिटिश सैनिकों को युद्ध बंदी भी बना लिया गया। मद्रास पर कब्जा, ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। पर एक मिनट, ये सब नवाब अनवर उद्दीन के इलाके में हो रहा था। उन्होंने क्या किया? क्या वो चुपचाप ये तमाशा देखते रहे? नहीं, अंग्रेजों ने फौरन नवाब से मदद की गुहार लगाई। नवाब ने डुप्ले को संदेश भेजा कि भाई मेरे इलाके में ये लड़ाई झगड़ा बंद किया जाए और शांति बनाई रखी जाए। लेकिन डुप्ले ने यहाँ एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या चाल चली उसने? उसने नवाब अनवर उद्दीन को ही अपने झांसे में ले लिया। डुप्ले ने नवाब से वादा किया कि वो मद्रास को जीतने के बाद उन्हें सौंप देगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा वादा था। बहुत बड़ा। नवाब को लगा कि बिना कुछ किए धरे उनके हाथ एक बड़ा और अमीर शहर लग जाएगा। इस लालच में आकर वो कुछ समय के लिए शांत बैठ गए। लेकिन डुप्ले का इरादा तो कुछ और ही था। उसने अपना वादा नहीं निभाया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। असल में डुप्ले और ला बोर्दोनो के बीच भी मद्रास को लेकर मतभेद था। अच्छा। ला बोर्दोने चाहता था कि अंग्रेजों से मोटी रकम लेकर मद्रास उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन डुप्ले मद्रास को अपने पास रखकर अंग्रेजों को हमेशा के लिए कमजोर करना चाहता था। और आखिर में डुप्ले की ही चली होगी। हाँ, डुप्ले की चली और उसने मद्रास देने से साफ इनकार कर दिया। तो अब नवाब को समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका अगला कदम क्या था? नवाब गुस्से से आग बबूला हो गए। अक्टूबर 1746 में उन्होंने अपने बेटे महफूज खान की अगुवाई में 10,000 सैनिकों की एक विशाल फौज मद्रास पर कब्जा करने के लिए भेज दी। 10,000? जी। उन्हें लगा कि मुट्ठी भर फ्रांसीसियों को सबक सिखाना बच्चों का खेल होगा। और यहीं पर वो लड़ाई हुई जिसने आने वाले समय के लिए भारत का इतिहास बदल दिया, अड्यार का युद्ध। मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो हैरान रह गई। 10,000 सैनिक एक तरफ और फ्रांसीसी सैनिक कितने थे? महज 1,000 के करीब। फ्रांसीसी सेना की कमान कैप्टन पैराडाइज के हाथ में थी। पैराडाइज? क्या नाम है? जी, ये लड़ाई अड्यार नदी के किनारे हुई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ अड्यार कहते हैं। इसे सेंट थोम का युद्ध भी कहा जाता है। 10,000 के सामने सिर्फ 1,000? ये तो फ्रांसीसियों के लिए एक तरफा हार होनी चाहिए थी। सबको यही लगा था, लेकिन नतीजा ठीक इसका उल्टा हुआ। मतलब? फ्रांसीसियों की छोटी लेकिन अनुशासित और बेहतर प्रशिक्षित टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की विशाल सेना को बुरी तरह खदेड़ लिया। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, नवाब की सेना में अनुशासन की कमी थी। उनके हथियार पुराने थे, रणनीति भी कुछ खास नहीं थी। वहीं फ्रांसीसी एक यूनिट की तरह लड़े। उनके पास बेहतर बंदूकें और तोपें थीं। इस लड़ाई ने एक कड़वी सच्चाई सबके सामने रख दी। एक अनुशासित यूरोपीय सिपाही 10 भारतीय सिपाहियों पर भारी पड़ सकता था। ये तो भारतीय शासकों के लिए एक बहुत बड़ा शौक रहा होगा। उनका अपनी सैन्य ताकत पे जो भरोसा था वो चकनाचूर हो गया होगा। बिल्कुल। अड्यार की लड़ाई एक वेकअप कॉल थी। इसने साबित कर दिया कि बड़ी संख्या ही जीत की गारंटी नहीं होती। यूरोपीय सेना की ट्रेनिंग, तकनीक और रणनीति कहीं बेहतर थी। और ये एक ऐसा सबक था जिसे न सिर्फ भारतीय शासकों ने बल्कि खुद यूरोपीय कंपनियों ने भी गांठ बांध लिया। जी। तो अब फ्रेंच का दबदबा पूरी तरह कायम हो गया। उन्होंने पहले अंग्रेजों को हराया, फिर नवाब को भी धूल चटा दी। अब तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? यही कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। आपको लगेगा कि डुप्ले अब कर्नाटक का बेताज बादशाह बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? इस युद्ध का अंत भारत में किसी जीत या हार से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में हुई एक संधि से हुआ। मतलब फिर से यूरोप का दखल? हाँ,
1748 में यूरोप में ऑस्ट्रिया का युद्ध एक्सला चैपेल की संधि के साथ खत्म हो गया। ओके। जैसे ही यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस ने शांति का समझौता किया, भारत में उनकी कंपनियों को भी लड़ाई रोकनी पड़ी। उन्हें अपनी अपनी सरकारों का आदेश मानना पड़ा। तो इस संधि में भारत के लिए क्या था? मद्रास का क्या हुआ? इस संधि की एक खास शर्त थी कि युद्ध के दौरान एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस लौटाए जाएंगे। अच्छा। ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में, जो आज का कनाडा है, फ्रांस का एक जरूरी इलाका लुइसबर्ग कब्जे में ले लिया था। संधि के तहत ब्रिटेन को लुइसबर्ग फ्रांस को वापस करना था। और इसके बदले में, मुझे अंदाजा है, इसके बदले में फ्रेंच को मद्रास वापस करना पड़ा होगा। एकदम सही। डुप्ले की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसे ना चाहते हुए भी जीता हुआ मद्रास वापस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटाना पड़ा। वो तो बहुत नाराज हुआ होगा। जाहिर है, उसने इतनी मेहनत से जो बढ़त बनाई थी, वो यूरोप में बैठे नेताओं ने एक झटके में खत्म कर दी। तो मतलब इतनी लड़ाई, इतनी जाने के बाद नतीजा सिफर रहा। अंग्रेजों को उनका मद्रास वापस मिल गया। अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, भारत में लड़ाई छिड़ी, ब्रिटिश ने हमला किया, फ्रेंच ने पलटवार में मद्रास छीन लिया, नवाब ने दखल दिया पर बुरी तरह हार गए, और आखिर में यूरोप में संधि हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सतह पर तो कुछ भी नहीं बदला। आप सही कह रहे हैं, सतह पर कुछ नहीं बदला, लेकिन असली बदलाव जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों की सोच में हुआ था। लोगों की सोच में? जी। इस युद्ध ने 3 ऐसी बातें साफ कर दी थीं, जिन्होंने आने वाले 200 सालों के इतिहास की नींव रखी। अच्छा, वो क्या थी? पहली बात तो ये कि भारत अब यूरोपीय राजनीति का अखाड़ा बन चुका था। यहाँ की कंपनियों और नवाबों की किस्मत का फैसला अब यूरोप में होने वाली संधियों और समझौतों से तय होना था। सही बात है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात अड्यार के युद्ध का सबक थी। इसने यूरोपीय सेना की श्रेष्ठता का मिथक नहीं, बल्कि सच्चाई स्थापित कर दी। इसने यूरोपीय कंपनियों के मन में ये विश्वास भर दिया कि अगर वो चाहें तो छोटी सेना के दम पर भी बड़ी-बड़ी भारतीय रियासतों को हरा सकते हैं। और ये आत्मविश्वास शायद पहले उनमें नहीं था। तीसरी बात क्या थी? तीसरी और सबसे अहम बात ये थी कि एक्सला चैपेल की संधि शांति नहीं, बल्कि एक अस्थायी युद्ध विराम था, एक लंबा ब्रेक। मतलब तूफान से पहले की शांति कह सकते हैं। दोनों कंपनियों को एक दूसरे की ताकत और कमजोरी का अंदाजा हो गया था। दोनों समझ चुकी थीं कि भारत में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सैन्य ताकत और भारतीय राजनीति में सीधा दखल देना ही पड़ेगा। तो भारत पर कब्जे की असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी थी। जी। पहला कर्नाटक युद्ध तो बस एक ट्रेलर था। तो पहला कर्नाटक युद्ध एक ऐसी संधि से खत्म हुआ जो हजारों मील दूर यूरोप में लिखी गई थी। जाहिर तौर पर कुछ नहीं बदला, मद्रास वापस अंग्रेजों के पास चला गया। लेकिन जैसा आपने कहा, असली बदलाव जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में हुआ था। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक जीत हार हुई थी। इस युद्ध ने एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर कर दी थी। वो क्या थी? भारतीय शासकों ने पहली बार एक छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना की ताकत का स्वाद चखा था, और यूरोपीय कंपनियों ने यह समझ लिया था कि भारत के शासक उतने भी शक्तिशाली नहीं हैं जितना वे दिखते हैं। उन्हें हराया जा सकता है। यह हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? यही कि अगर उस समय के भारतीय शासकों जैसे अनवरुद्दीन और दूसरों ने अड्यार की हार को सिर्फ अपनी निजी हार ना मानकर एक सांझे विदेशी खतरे की पहली घंटी के तौर पर देखा होता, और शुरुआत में ही एकजुट होने का फैसला किया होता, हाँ, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और हो सकता था?